ठीक है। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। सही है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें ह्यूमंस की मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके, सही है, उनको कंपनसेट किया जा रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा होता है। ठीक है। फिर दूसरा जो डेफिनेशन में देखी थी वो ये थी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। तीसरी डेफिनेशन जो कि रेलेवेंट डेफिनेशन है वो ये थी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। सही है। इसमें आपके पास एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, आपके पास आउटसोर्सिंग एजेंट्स आ जाते हैं। सही है। इसके अलावा जो आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टीज आ जाते हैं, ये सारे किसमें आ जाते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को हायर कर रहे होते हो और उनको मैनेज कर रहे होते हो। सही है। इसके बाद हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप क्या कर रहे होते हो कि आप जॉब एनालाइज करते हो, फिर जॉब को प्लान करते हो। जॉब प्लानिंग करते वक्त आप जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन बना रहे होते हो। फिर आपका एक पूरा हायरिंग प्रोसेस होता है। हायरिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है। फिर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन भी करते हो, डेवलप भी करते हो, कंपनसेट भी कर रहे होते हो, बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हो। उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, उसकी बेसिस पे आप उनको रिवॉर्ड करते हो, प्रमोट करते हो। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे रिडंडेंसी का इश्यू होता है, तो रीट्रेन करके, रीलोकेट करके आप उनकी स्किल्स को अपडेट कर रहे होते हो। प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए बिल्कुल ही रियलिस्टिक होनी चाहिए। 3 से 5 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप चीजों को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनकी प्रोबेबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते। सही है। फिर हमने देखा था कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने कंसिडर करना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते वक्त। जैसे कि आपने यहाँ पे कंसिडर करना है कि आपकी जो जो पर्टिकुलर एरिया है, जो आपकी टारगेट मार्केट है, जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, एजुकेशन स्किल्स का ट्रेंड क्या है, वहां पे लोगों के बिहेवियर्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या है। कि पाकिस्तान जैसे कराची में मैंने आपको बताया कि पूरे साल जो है एम्प्लॉयमेंट चल रही होती है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं चलती है। सही है। फिर वहां पे आईटी का रुझान क्या है, लोगों की सैलरी डिमांड क्या है, बहुत सारी चीजें आप कंसिडर कर रहे होते हो। ठीक है। फिर लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से गोल्स अचीव कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे होते हैं कि करंट एम्प्लॉयज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी असेस कर रहे होते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं। सही है। फ्यूचर एम्प्लॉयज की क्वांटिटी और क्वालिटी को असेस कर रहे होते हैं और कंसिडर कर रहे होते हैं वो गैप, वो तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो, गैप को एज सुन एज पॉसिबल फिल कर लो। तो ये सारी चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी सारी चीज हमने मतलब समझो कि उनका बर्ड आई व्यू लिया था, ओवरव्यू लिया था। उसमें सबसे पहली चीज आ रही है जॉब एनालिसिस। Job analysis involves the observation and study of pertinent information about the job. The specific task comprise it, the knowledge, the skills, the abilities necessary to perform it, and the environment in which it will be performed. तो दोनों चीजें आ रही हैं यहाँ पे। सही है। कि जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और एबिलिटीज चाहिए, तो ये किसमें आ जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। और जिस एनवायरमेंट में ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज आ जाएगी। सही है। The purpose of job analysis is to produce a detailed specification of the job. सही है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, नॉट अ पर्सन। सही है। और दूसरा लिखा हुआ है प्रोड्यूस अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वालिटीज नीडेड फ्रॉम द इंडिविजुअल हु विल डू द जॉब। तो कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू डू द जॉब, तो यहाँ पे क्या आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। सही है। जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हिच इंक्लूड्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द जॉब। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो जॉब क्या है, फिर आप उस जॉब का स्कोप डिफाइन करते हो कि ये कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक एक्सटेंड करेगी। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा। अगर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की बात करें तो आप किस किस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होगे। सही है। तो जॉब एनालिसिस को अगर मैं पूरा भी पढ़ लूं उसमें कोई अब नई बात बचती ही नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया था। अब नाउ लेट्स टॉक जॉब डिस्क्रिप्शन। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जॉब। सही है। फॉर्मल का मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, रिटन और ऑफिशियल। यहाँ पे यही हो रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन अक्सर लोग कहते हैं ना ये मेरी जेडी का पार्ट नहीं है। सही है। तो जेडी क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन, और पार्ट ना होने का मतलब यह है कि जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें ये चीज मेंशन्ड नहीं है तो मेरा काम नहीं है। सही है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जॉब, इट्स पर्पस एंड स्कोप। सही है। यहाँ पे पर्पस भी बता दिया जाता है, स्कोप भी बता दिया जाता है। स्कोप का हमेशा मतलब याद रखना कि काम कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है,
और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां से कहां तक एक्सटेंड करिए। इसमें आपके अगर आपकी जेडी बहुत अच्छी बनी हुई होगी ना, तो ये लिखा होगा आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर लिखा होगा कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो और आपको कौन रिपोर्ट कर रहा है। आपका जॉब टाइटल लिखा होगा, आपका डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, ठीक है, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई होगी, और ये भी मेंशन कर दिया जाएगा कि आपने किससे कोऑर्डिनेट करना है ऑन जॉब और किससे कोऑर्डिनेट नहीं करना। तो ये सारी चीजें जब इन ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो आपको माइंड में क्लैरिटी ज्यादा बेहतर तरीके से होगी कि मुझे क्या क्या परफॉर्म करना, क्या क्या परफॉर्म नहीं करना, किसके से बात करनी, किसके से बात नहीं करनी है। So its purpose and scope and the formal duties and responsibilities of the job holder. Formal again वो ड्यूटीज और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि लिख के दे दी गई हैं, सही है, उसको स्टेट कर दी गई है, उसको ऑफिशियल कर दी गई है, सही है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की इस छोटी सी लाइन को मैंने 10 दफा एक्सप्लेन किया, बात एक ही की है मैंने कि जो जॉब से रिलेटेड चीजें वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाती है। ऊपर का पैराग्राफ पढ़ोगे तब भी कोई नई चीजें मिलेगी। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसमें फॉर्मल रिटन एक्सप्लेनेशन होती है स्पेसिफिक जॉब के बारे में, जैसे जॉब टाइटल, जो टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, रिलेशन जो आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ होंगे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर वर्टिकल रिलेशंस जो होंगे, रिपोर्टिंग लाइन आ गई उसके अंदर, फिजिकल और मेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड, ये किसमें आएगा, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्किंग कंडीशन इसके अंदर आ जाएगा। ये जो मेंटल और फिजिकल स्किल्स है ना, ये आप काट दो क्योंकि ये जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, सही है। ये कंफ्यूज करने वाली बात है फजूल में यहाँ पे कि मैं बोलूँ नहीं इसका ये सेंस बन सकता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया होगा। लिखते ही नहीं ना यार, क्यों सेंस बनाना है? अगर बनाना तो वो बात लिखते जो सेंस बनानी थी, सही। तो डज नॉट मेक सेंस कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिजिकल और मेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड को काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन शुड हैव द पोजीशन। इसमें आपका जॉब टाइटल आ रहा होगा, आपकी डेजिग्नेशन आ रही होगी, सही है, कि आपको पता चल जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में किस जगह मौजूद हो और आपकी रेम्यूनरेशन क्या होनी चाहिए। ये सारी बात हमने पढ़ी थी। जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक जॉब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सही है, एक्सपीरियंस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पूछते हैं? किस जॉब पे पूछी जा सकती है, सोचो। यस, आर्म फोर्सेस में, सही है। आपके पास ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती है जितनी भी, इसमें पुलिस हो, सफेद वाले हो, सही है, हाँ सब में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कहाँ होगी? वेरी गुड जी, मजदूर। ऐसे पतले पतले लोग होते हैं, सामान उठा रहे होते हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही होती है। और हाँ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन वो अपेरेंट नहीं है ना, वो लग रहे यूं है, सामान ज्यादा उठा लेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, बोलेगा साहब ट्राई तो करके देखो। तो जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एयरलाइन, एयरलाइन, फ्लाइट अटेंडेंस और एयर होस्टेस, सही है। जो जितना मैंने पढ़ा है और सुना है, बताया जाता है कि मॉडल से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनकी। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हम हमेशा पाकिस्तान पे आगे पहुंच जाते हैं, सही है। लेकिन उनकी मॉडल से ज्यादा जो है ना वो ट्रेनिंग होती है, हैवी ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, उसके अलावा उनकी प्रेजेंटेशन, सही है, इवन हाइट, सही है, उसमें बॉडी वेट, सही है, सारी चीजें, किस तरीके से बंदा वॉक कर रहा होता है, सही है, फिर फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, हर चीज जो है वहां पे टेस्ट की जाती है, चेक की जाती है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सीएसएस, इसमें आपको पता है कि जब सारे टेस्ट पास करें तो गलती से, तो उसके बाद क्या होता है कि अगला स्टेप ये होता है कि आपकी जो ना फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए। जैसे कि अक्सर कहते हैं वो जो आर्म फोर्स में होता है कि आई नजर का जो ना बड़ा वो होता है, कंट्रीब्यूशन होती है कि अगर आपकी आंखें वीक हैं तो उसकी वजह से अक्सर बेचारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, सही है। तो यही वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास, बल्कि नहीं छोड़ दो, रिक्रूटमेंट पे आ जाते हैं, सही है। जॉब एनालिसिस और जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन समझ आ गया, सही है। इसके बाद आ जाता है रिक्रूटमेंट, सही है। मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन इज कॉल्ड हायरिंग, सही है। तो अगर देखा जाए तो जब आप एनालाइज कर लेते हो कि यू नीड अ पर्सन फॉर द जॉब, या देयर इज अ वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाती है? जॉब एनालिसिस, साथ ही साथ हायरिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो दोनों साथ स्टार्ट होती है, सही है। हायरिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या शुरू होता है? रिक्रूटमेंट, सही है। और जॉब एनालिसिस में सबसे पहले क्या शुरू होता है? जॉब प्लानिंग। जॉब प्लानिंग में क्या करते हो कि आप बनाते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, तो आपके पास जॉब एड आ गई है, सही है।
तो उसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा है। सही है। जैसे ही आपने जॉब ऐड बना ली, यहां से क्या हुआ कि आपके पास जॉब एनालिसिस, जॉब प्लानिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन खत्म हो गया। लेकिन आगे क्या प्रोसीड करेगा? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि आपके जितने भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप जॉब पोस्ट लगाओगे। एक तो हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें आपके पास लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। फिर आपके पास जो फोरम्स होते हैं, सही है, जहां वहां पे जैसे आपके पास कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है, जैसे कि rosie.pk हो गई, सही है, जॉब भी हो गई, सही है। इसके अलावा एक दो और मेरे माइंड में नहीं आ रही है। तो ये जो आपके पास वेबसाइट्स होती है वहां पे आप लगा रहे होते हो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हो, आपका अपना वेबसाइट पे जॉब पोर्टल हो सकता है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, करियर्स का नहीं बटन होता है, वहां पे लोग जॉब्स लगा रहे होते हैं। तो आपने हर जगह जॉब लगा दी। अपने ऑफिस में अगर हायरिंग करनी है तो आप क्या करोगे, नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे। यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं उनके नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ होता है। सर हमारे तो नहीं आ रहा होता। सही, हमारे सैचुरेशन इतनी है, वो तो फॉर्म कब अप्लाई कर ली, कब इंडक्ट कर ली थी, हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने हर जगह आपने अनाउंस कर दिया। उसके बाद आपके पास जब डिजायर्ड नंबर ऑफ सीरीज आ जाएगी तो रिक्रूटमेंट वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बुक में दो बातें लिखी हुई हैं। एक ये कि आपके पास डिजायर्ड नंबर ऑफ सीरीज आ गई तो उसका मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो गया। यहाँ पे एक स्टेप और आगे भी चल जाते कभी कभी, सही है। वो ये होता है कि जब आपके पास डिजायर्ड नंबर ऑफ सीरीज आ गई तो आपने क्या किया, किसी ना किसी किस्म का उनको फॉर्म भेज दिया। तो जब किसी ना किसी किस्म का फॉर्म भेज दोगे तो ये होगा कि वहां पे वो फॉर्म फिल करना शुरू होंगे, तो पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगना शुरू हो जाएगा। तो वहां से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू। तो इन्होंने कहीं ना कहीं लिंक किया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल तोड़ दिया है। सही है कि आपने एक चीज नोट की होगी कि एक आपके पास चीज होती है जिसमें आपके पास बीच में पॉजेज आ रहे होते हैं। सही है, तुम लोगों ने अभी IAS 2 पढ़ लिया, इन्वेंट्री पढ़ लिया। सही है। एक आपके पास क्या होता है, परपीचुअल, और एक आपका पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या होता है कि बीच में गैप होता है। सही है। परपीचुअल क्या होता है, कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने प्रोसेस को क्या कर दिया, पीरियोडिक कर दिया कि पहले रिक्रूटमेंट खत्म होगा और फिर सिलेक्शन शुरू होगा। और एक जगह इन्होंने परपेचुइटी क्रिएट कर दी है कि रिक्रूटमेंट ट्रांजिट करेगा इनटू सिलेक्शन। तो यहाँ पे बात नजर आ जाएगी। The people who work for an organization are extremely valuable asset. Without its employees, an organization would not exist and could not operate. The efficiency and effectiveness of organization depends on the skill or and the abilities of its employees. ये लाइनें पढ़ते ना मुझे दुख होता है, मैंने पढ़ना क्यों शुरू किया, क्योंकि कोई फायदा नहीं लाइनों को पढ़ने का। आगे चलते हैं। कह रहे कि क्या नाम है, ये पॉइंट्स अच्छे हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रिक्रूटमेंट का इनसे ऐसा कुछ लेना देना नहीं है कि ओवर टाइम क्या होता है कि वर्कफोर्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। जैसे कि कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको कहीं और जॉब मिल जाएगी, नंबर 1, या वो रिटायर हो जाएंगे। सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज जिन्होंने एक्वायर कर ली है इनफ स्किल्स और एक्सपीरियंस, वो कोशिश करेंगे कि वो किसी और जॉब की तरफ मूव कर जाएं ताकि उनके टैलेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो पहला रीजन बताया कि उनको सिमिलर नेचर की जॉब कहीं और मिल गई है, या वो रिटायर हो गए, या उनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आ गई है। फिर तीसरे में लिखा हुआ है द लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज एज न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको टर्मिनेट कर दे और आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़े। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि बंदा ऑर्गेनाइजेशन नए बंदे को रिक्रूट करेगा। सही है। अब रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स व्हेन अ जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड। मैंने क्या कहा था कि जब आप कोई जॉब को आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई वैकेंसी आइडेंटिफाई कर लोगे, या आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक बंदे की नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सप्लाई ऑफ सुटेबल पॉसिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसी। जो मैंने पहले बात की थी कि आपके पास अगर डिजायर्ड नंबर ऑफ सीरीज आ गए ना तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम बनी ना, इसमें ज्यादा बेहतर। जॉब एनालिसिस, उसमें आ रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सन स्पेसिफिकेशन। सही है। फिर यहाँ पे आप एडवर्टाइज करोगे, एडवर्टाइज करने के बाद आपके पास जब लोग एप्लीकेंट्स भेज देंगे सीवी, डिजायर्ड नंबर ऑफ सीवीज आपके पास आ जाएंगी, तो क्या खत्म हो जाएगा, आपके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ही जॉब एनालिसिस है, उसके अंदर ही जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन है। फिर ये दोनों खत्म हो जाता है, फिर आप एडवर्टाइज करते हो इंटरनली एक्सटर्नली, और उसके बाद क्या कर देते हो कि आप डिजायर्ड नंबर ऑफ सीवीज कलेक्ट कर लेते हो। ये पूरी डायग्राम में वही वाली बात है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिक्रूट दो जगह से कर सकते हो, इंटरनली और एक्सटर्नली, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। बगैर पढ़े व्हाट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, व्हाट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सही है। सही है। तो यहाँ पे जब आपके पास
इंटरनल हायरिंग हो रही होती है तो उसका क्या फायदा हो सकता है, सोचो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इंटरनल हायरिंग के। सर ये तो हमें पता है कि एक्सटर्नल हायरिंग होती ही है, पॉपुलर है, लेकिन इंटरनल हायरिंग होती होगी तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। यस, उस बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता होता है। वेरी गुड, ये एडवांटेज अच्छे हैं। और एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मेक सेंस। और एक्स्ट्रा उसको ना ट्रेनिंग की वो नहीं पड़ती जरूरत वगैरह। वेरी गुड, टाइम कॉस्ट सेव हो जाती है। वेरी गुड। और वो कम पैसे में मान जाता है, कम पैसे में मान जाता है, सही है। वो बेचारा वैसे ही मजबूर होता है तो बोलता है कि यार यही पे थोड़ा सही है। हाँ ठीक है, मेक सेंस, अच्छी बात है। और ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल होता है। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। और आपके इंटरनल एम्प्लॉय ना मोटिवेटेड रहेंगे कि यार ये तो देखो हमारे ही बंदों को प्रमोट कर रहे हो। देखो ना, एक बंदा इंटरनल हायरिंग कैसे करेगा, जाहिर सी बात है ऊपर के लिए हायरिंग करेगा या किसी ऐसे बेहतर डिपार्टमेंट के लिए हायर करेगा। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपके पास एक बंदा है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, सही है, उसको पता चला भाई मैनेजर मार्केटिंग की जॉब आई हुई है और ऑर्गेनाइजेशन में ही पोस्ट लगी हुई है, तो एक उसको ये हिंट मिलनी चाहिए कि उसके लिए भी लगी हुई है, सही है। अगर डायरेक्टली उसको ऑफर करनी होती ना तो उसको ही बोल देते कि भाई अप्लाई मारो, सही है। लेकिन अगर पोस्ट पे लगा दी उसका मतलब है कि उसको ये नहीं समझना चाहिए मुझे ऑफर क्यों नहीं की, उसको ये समझना चाहिए कि मेरे अलावा 2-3 और कैंडिडेट्स होंगे तो लेट मी अप्लाई। वरना बोर्ड पे नहीं लगाते, उसको नहीं बताते, सही है। तो इसका मतलब ये है कि फेयर फेयर गेम है, तो यहाँ पे वो अप्लाई करेगा, सही है। और अगर लेट सपोज वो मैनेजर मार्केटिंग बन गया तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रमोशन हो गई, उसका इंक्रीमेंट हो गया, तो बाकी लोग देख के इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि यार इंटरनल हायरिंग होती है, सही है। दूसरा कि शायद आपकी पोजीशन ऊपर नहीं जा रही हो लेकिन आप बेटर डिपार्टमेंट में चले जाओ। रिज्यूम करो कि एक बंदा है वो है सेल्स मैनेजर, सही है, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को कहता है यार कि सेल्स करके के थक गया हूँ, कितना मंजन बेचूंगा, अब मैं भी थोड़ा सा जिंदगी में सुकून चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं जो ना पुश स्ट्रेटेजी से हट के पुल स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे ना मार्केटिंग साइड पे मिले ना, अगर अपॉर्चुनिटी मिले चाहे सेम मिले, आई बिलीव मैं वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, मैं कुछ और सीखूंगा, मेरी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वापस से बढ़ जाएगी। तो हाँ, तो उसमें ये हुआ कि लेट सपोज जॉब पोस्ट आई मैनेजर मार्केटिंग की, तो वहां पे जो सेल्स वाला अप्लाई कर रहा है ना वो क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए फिर भी वो बेहतर है। समटाइम्स व्हेन यू शिफ्ट हॉरिजॉन्टली लेकिन यू फील गुड कि यार कम से कम मैं पुरानी चीजों से निकल के अब नई चीजें सीख सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ। क्या पता है उसके बाद मैनेजर मार्केटिंग बनने के बाद वो अपनी स्किल्स को डेवलप करके डायरेक्टर की तरफ जा सकता है, सही है। तो ये आपको फायदा हो जाता है। तो ये इंटरनल के फायदा ये है कि जो इंटरनली इंप्लॉयज होते हैं उनका मोराल, MORALE, मोराल काफी ज्यादा हाई हो जाता है, सही है। तो बाकी तुम लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए कि आपका टाइम कॉस्ट सेव होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके कॉन्सेप्ट वही वाला है कि अक्सर पहले के वक्त में ये होता था कि लोग अपने खानदान में शादियां किया करते थे तो बोलते लड़का देखा हुआ है, कम से कम पता है कि इसकी अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, सही है। बुराइयां फिर भी बाद में पता चलती है। तो जो है ये बेसिकली क्या है, आपको कंफर्ट लेवल होता है कि यार एक बंदा, एक तो होता है ना कि बाहर से कोई बंदा आ गया आपको पता ही नहीं है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है, एक शॉकिंग एलिमेंट भी हो सकता है, सही है, क्योंकि 2 घंटे में उसने अपने आप को प्रिटेंड करवा दिया एक नॉर्मल इंसान है और पता चला वो एबनॉर्मल है, पागल वागल है, लोगों को मारता फिर रहा है, सही है। तो आपको पता नहीं चल सकेगा क्योंकि 2 घंटे के 1 घंटे के इंटरव्यू, आधे घंटे के इंटरव्यू में आप कभी भी एक बंदे की पर्सनैलिटी को 360 जज नहीं कर सकते। तो एक बंदा 3-4 साल से काम करा, आपको पता है ही फारेग और इसके मसले मसाइल कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन ये है कि 70% अच्छा काम कर लेता तो वी नीड दैट 70%, यू हैव दैट परसेंट, ठीक है। तो इट्स इंटरनल रिक्रूटमेंट। जो बातें हमने ये पढ़ी है ना वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक दो चीजें मैं रीड करके बता देता हूँ, यू विल गेट द आइडिया। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग करंट एम्प्लॉइज टू fill a job opening is inexpensive when compared with the cost of hiring and training new employee from external sources, सही है। कि आपकी कॉस्ट कम लग रही होगी, कॉस्ट सिर्फ टाइम की नहीं, सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि टाइम की कॉस्ट भी होती है, सही है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये एम्प्लॉइज के मोरल के लिए गुड होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट इसलिए भी बेनिफिशियल होती है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो उन्होंने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव किया होता है, तो दिस इज हाउ यू रिवॉर्ड देम, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी नोन होती है, उनकी पोटेंशियल्स, उनकी उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी लिमिटेशंस भी आपको पता होती है, सही है। लेकिन इसमें एक मसला है कि एक बंदा हायर करोगे इंटरनली तो दूसरी जॉब खाली पड़ जाएगी, दूसरी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इसका भी, इसमें जो आपके पास ये डिसएडवांटेज इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को फिल कर लिया और जो बंदे ने वेकेंट की है जगह वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी, वहां से आप एक्सटर्नल हायरिंग करके कोई नया बंदा लेकर आ सकते हो ताकि वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लेडर में नीचे से प्रूव करना शुरू करे, ठीक है।
फिर आप यहाँ पे पूछा गया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरनल हायरिंग कर सकते हो। तो पहला था परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द टाइम के आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हो, तो आप ऊपर की पोजीशन पे हायर हो जाओगे। सही है। दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हो कि इन हाउस कंपनी के मैगजीन में जॉब पोस्ट लगा सकते हो, या एचआर पोर्टल या वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, जो कि बैक एंड पे आपके पास पोर्टल होता है, अगर उसमें आपको जॉब नजर आ रही है मतलब दैट्स फॉर यू, या आपके नोटिस बोर्ड वगैरह पे आप लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली भी आप अप्रोच कर सकते हो बंदे को जॉब के लिए। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या फायदे होंगे? एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बंदा जब ऑन बोर्ड आ रहा हो तो उसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज ऐसी हो जो कि अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में मौजूद ना हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज ऐड हो जाएगी, तो बुरी डील नहीं है। और क्या फायदा है? एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस और स्किल वगैरह हो सकते हैं, वो दूर जा रहा है फिर आपके पास आपकी जो जगह है वही ना, मतलब बाहर का एक्सपीरियंस आपके पास लेकर आ रहा हो तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नली कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेगा, इंस्टेड वो पुराने ही वो चल रिवायत चल रही है उसके अलावा जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। जी लोगों को आपकी कंपनी के बारे में धारणा हो जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मार्केटिंग एक एलिमेंट हो सकता है। वेरी गुड। और क्या फायदा होगा? यस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये आई हैव सीन के जब नया एम्प्लॉय आता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, पुराने एम्प्लॉयज ऑन टोज आ जाते हैं। सही है। कुछ बिल्कुल ही फारिग होते हैं, वो तो वैसे ही क्या नाम है, वो अपनी ईगो का मसला बना देते हैं, जेलसी फैक्टर आ जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एम्प्लॉय काम करने वाले होते हैं ना, वो ऑन टोज आ जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं कि यार ये बंदा आया है, नया बंदा आता है, वैसे इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कुछ टाइम उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती है, ड्रेसिंग वगैरह अच्छी कर आ रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, ज्यादा इंग्लिश में मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा होता है। सही है। तो पुराने वाले एम्प्लॉयज जो ना, वो बेचारे वो अपनी उर्दू में आ जाते हैं, उर्दू छोड़ रीजनल लैंग्वेज में आ जाते हैं, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई मेमनी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। सही है। फिर वो शलवार कमीज में आ जाते हैं, उसमें बटन टूटे हुए होते हैं। सही है। तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो भी अटेंटिव हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में हम लोगों को निकाल दिया जाए, तो एक आपके पास कॉम्पिटेटिवनेस वो प्रमोट होती है। ठीक है। कहाँ से आप एक्सटर्नली हायर कर सकते हो? रिक्रूटमेंट एजेंसीज से। कुछ एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, लोगों की सीवीज का डाटा जमा करके रखती हैं और फिर वो सीवीज सेल कर रही होती हैं। उनके पास जो ना सीरीज सॉर्टेड होती हैं एज के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है उनके स्किल सेट के हिसाब से, उनके अचीवमेंट के हिसाब से, उनकी रिहाइश के हिसाब से। ठीक है। तो आपको जैसा बंदा चाहिए होगा आपको वैसी 10-15 सीरीज वो निकाल के दे देंगे, ताकि आप अपना टाइम, वो जो रिक्रूटमेंट वाला टाइम है वो सेव कर लो। फिर है मीडिया एडवर्टाइजिंग। इसमें अक्सर देखा होगा टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है जॉब की। ओपन हाउस होते हैं। सही है। ओपन हाउस में क्या होता है कि आप जो है वो एक दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुला रखते हो कुछ टाइम के लिए, और आप कहते हो कि जिसने जो है ना आना है वो आके इंटरव्यू दे दे। सही है। फिर जॉब फेयर होता है, जिसमें क्या होता है कि रिक्रूटर्स जाके बैठते हैं लोगों की यूनिवर्सिटीज में और वहां पे हायरिंग रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। सही है। फिर उसके बाद है इंटरनेट रिसोर्सेज, जैसे कि आपके पास rosie.pk है, मॉन्स्टर है, इंडीड एक बड़ा नाम है। इंडीड जो है वहां पे आप जो है वो रिक्रूट कर सकते हो। फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे तुम लोग के जो होते हैं ना इंडक्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं। और फिर कंपनी की वेबसाइट वगैरह पे भी आप अप्लाई करवा सकते हो। तो ये था इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। सही है। बिलाल कह रहे हैं कि न्यू एक्सटर्नल रिक्रूट जो हैं वो हाँ डाइवर्स आइडियाज दे सकते हैं, वो आइडियाज जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन लोगों ने कभी सोचे नहीं होंगे। फिलहाल कह रहे हैं सर आप क्या कल कैंपस पे अवेलेबल होंगे, मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, हेल्प मी। ठीक है। कल तुम जो है मेरी मेरी ओरिएंटेशन है 10 से 11, तो यू कैन ऑलवेज कम अराउंड लाइक 11 to 12 या फिर 1 PM, फिर नमाज का ब्रेक होगा, तो कोशिश करो कि 11 से 1 के दरमियान आ जाओ। सही है। फिर उसके बाद वैसे भी मैंने जो ना 2:30 बजे से 2:30 से ऑनवर्ड्स मैंने जो ना वो रखा है, एक सेशन रखा है जिसमें जितने बच्चे भी फेल हो गए आईटीबी में, तो उनके कंसर्न्स डिस्कस कर लेंगे ताकि वो भी पढ़ना शुरू करें और इंशाल्लाह अगले टाइम में पास कर लें। तो मुलाकात कर लेना बिलाल, मसला नहीं है। सही है। चलो। सिलेक्शन। Selection is the process of appointing the most suitable candidate to do a job vacancy. Sorry, to Selection is the process of appointing the most suitable candidate to a job vacancy by choosing the best individual from the candidates available. यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कुछ स्टेप्स है। पहला है इनिशियल स्क्रीनिंग। अब इनिशियल स्क्रीनिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका एक ब्रीफ इंटरव्यू होगा। व्हेन आई से ब्रीफ इंटरव्यू तो मेरे माइंड में आता है 5-10 मिनट का, इन लोगों ने सीधा 30 मिनट का चिपका दिया। 30 मिनट का तो इंटरव्यू पूरा एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, कोई 2-3 घंटे का इंटरव्यू थोड़ी होता। सही है। क्योंकि इतना फारिग बैठेगा एक बंदे को 2 घंटे इंटरव्यू करे। सही है।
लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट या उससे कम। तो अगर लेट सपोज तुम्हारे पास एमसीक्यू आता है भाई इनिशियल स्क्रीनिंग जो है ना उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, और नीचे ऑप्शन लिखे हुए 30 मिनट उससे कम, 40 मिनट उससे कम, 50 मिनट उससे कम और 60 मिनट उससे कम, तो तुम क्या टिक करोगे, 30 मिनट और उससे कम, ठीक है। और इसमें ना ये भी लिखा जाता है कि इसमें जो है आपके पास बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती है जो कि आपकी कोर स्किल्स को जो है वो कर रही हो, आइडेंटिफाई कर रही है, या जो ऑन जॉब आपके पास टास्क होंगे उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो तो जैसे सैलरी की एक्सपेक्टेशन वगैरह पूछ ली जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप उस बंदे को बुला लो, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो और आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो, तो उसकी वजह से दोनों का टाइम वेस्ट हो। देखो लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेशन टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट्स, तो यहाँ पे पहले रेम्यूनरेशन वगैरह ऑन कॉल या फिर मुझे इनिशियल स्केलिंग में पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑन कॉल होगी या ऑन साइट होगी। अच्छा, एक परसेप्शन मैं बताऊं कि ये अक्रॉस फैला हुआ है, जब से कोविड आया था मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया इस चीज को करेक्ट करें, ठीक है। पहले जब कोविड आया था ना तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, और जहां पे क्रेडिट बनता है वहां तो मैं लूंगा, ठीक है। जब ये कोविड आया था ना तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तो ये जो सीए के इंस्टीट्यूट्स में आई वाज इन केएनएस, तो हम लोगों ने जो है ना बेसिकली इस चीज को इनिशिएट किया था, इनिशिएटिव लिया था। और मैं उस वक्त कोविड में एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की थी, और मैं दुकानें खुलवा के मार्केटों में घुस जाता था और ये गैजेट बाय कर कर आता था, और हम लोगों ने इनिशिएट किया, टेस्ट किया और ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। तो उस वक्त क्या होता है, स्प्लिट किया था, जब कोविड थोड़ा सा बीच में टूटा था तो उसमें ये हुआ था कि हम लोग दो क्लासेस कर दी थी, एक थी ऑनलाइन क्लासेस, सही है, लाइव क्लासेस अलग, सही, रिकॉर्डेड अलग, तो उसका टोटल नाम हो गया ऑनलाइन, सही है। और दूसरा था फिजिकल। ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं हम लोगों ने कॉइन किए, सही है। तो ये चीज उसमें क्या हुआ था कि ये जो फिजिकल क्लासेस है ना, दिस इज नॉट द राइट टर्म टू यूज, सही है, ये बहुत ही एक्सट्रीम मीनिंग चले जाता है। इट्स नॉट अ फिजिकल क्लास, इट्स ऑन साइट क्लास, इट्स ऑन कैंपस क्लास, सही है। इसमें भी कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि यार इन कैंपस होता है, क्योंकि कैंपस में तो मे महीना भी होता है, बकरी वाला मे भी होता है, मे भी होता है, वो जो मे में होता है मे हूं, तो इट्स नॉट मे। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि यू आर अवेलेबल ऑन कैंपस, आप कैंपस पर हो, कैंपस पे हो, सही है। ये पे है, उम्मीद वाला पे नहीं, अब्बा वाला पे नहीं, सही है। तो इट्स पे, कैंपस पे, तो ऑन कैंपस या ऑन साइट, नजर के सामने, अगर नजर के सामने जिगर के पार नहीं, वो अलग है, सही है। तो ऑन साइट क्लासेस या ऑन कैंपस क्लासेस, तो कभी भी पूछा करो ना तो इससे पूछना इंस्टीट्यूट से कि ऑन साइट क्लासेस अवेलेबल है, सही है, या फिर ऑन कैंपस क्लासेस मौजूद है। तो दिस इज द टाइम कि हम अक्रॉस सबको अब एडुकेट करें कि इट्स ऑन साइट। उस वक्त टर्म ही समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहेंगे इसको, तो उस वक्त फिजिकल क्लासेस कर दी और वो टर्म इतना मशहूर हो गया कि पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे पता है कि इस तरीके से कॉपी किया जाता था एट दैट टाइम, और मुझे अच्छा लगता है कि यार आपकी चीज कॉपी की जा रही है। वो टिकट वाली चीज भी देखी होगी तो उसमें उसमें जो है ना, उसमें ये था कि लिटरली के अनाउंस किया कि यार हमारे जो है ना ये लाइव क्लासेस के बैचेस हैं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस के बैचेस हैं, और ये फिजिकल क्लासेस के बैचेस हैं। और हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप लगाया ना, तो आधे घंटे के बाद सब लोग यही करना शुरू हो गए, आधे घंटे के बाद लिटरली उन्होंने वेट ही नहीं किया, उन्होंने बोला कि यार ये पूरी मार्केट ले जाएंगे। तो एट दैट टाइम ये हुआ करता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि, बट फिजिकल क्लास इज नॉट अ राइट टर्म टू यूज। आपने यूज करना है ऑन साइट या फिर ऑन कैंपस, सही है। तो ग्रुप में भी चेंज करवा लेंगे, जो हमारे जो फिजिकल क्लास लगाए ना, इट्स ऑन साइट क्लासेस, ठीक है। तो पता नहीं क्या बात चल रही थी उसमें, पता नहीं ये याद आ गया था, खैर आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सही है, ये तो तुम लोगों को पता है कि टेस्ट वगैरह होता है इसमें। अक्सर टेस्ट में क्या होता है कि आपकी बेसिक जो नॉलेज होती है, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सही है, वो वाली नॉलेज टेस्ट की जा रही होती है। इसके अलावा कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, जॉब बेस्ड टेस्ट ले रहे होते हैं, जैसे कि तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्किल्स और नॉलेज, या फिर तुम्हारी ऑडिट की नॉलेज वगैरह टेस्ट की जा रही होगी। और तीसरा होता है इंसान का आईक्यू लेवल चेक करना हो, एनालिटिकल रीजनिंग चेक करनी हो, सही है। तो या फिर उसके जो ना प्रेजेंस ऑफ माइंड को, स्पॉन्टेनिटी को चेक करना हो, तो कुछ रिडल्स जैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपका एम्प्लॉयर और क्या सवाल पूछ रहा है, तो आपने प्रिपेयर करना होता है अकॉर्डिंगली, सही है। फिर सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, ये वो एक्चुअल इंटरव्यू होता है जहां पे आपसे कोर क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, जॉब से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे होते हैं, ये लेंथी होता है, सही है। इसमें भी अप्रोचेस होती है, इसमें भी अप्रोचेस होती है। देखो एक तो होती है 1:1, जिसमें एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूई है। एक आपके पास ये हो सकता है many 1:1, जिसमें आपके पास मल्टीपल इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूई है।
जिसमें वो राजू का इंटरव्यू जो हुआ था, जिसमें 3 लोग बैठे थे ना, सैलरी कितनी लोगे यार। तो वो कहता है मैनी इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरव्यूअर और मल्टीपल इंटरव्यू हुई। सही है, मैंने ऐसा कोई ऐसे देखा नहीं है। मैंने ये देखा है कि मल्टीपल इंटरव्यूअर और मल्टीपल इंटरव्यू हुई। ये तो मेरे साथ जब हुआ था तो मैं उस वक्त इतना ज्यादा घबराया था। तो बहुत पुरानी बात नहीं, आई बिलीव इट वाज बैक इन 2021। सही है, आज से 3 साल पुरानी बात है। मैं गया था आरएमसी, ये जो रूट मिलेनियम्स कॉलेज है, वहां गया था मैं इंटरव्यू के लिए। तो मेरा इंटरव्यू होना था तकरीबन कोई 1 बजे। सही है, लेकिन वो डिले होते होते कुछ घंटे लेट हो गया, 9 बजे। तो मैं वहां पे बैठा हुआ वेट ही कर रहा था। अब मुझे कॉल्स आ रही हैं और काम थे बहुत सारे, बट मैं उनको कहा कि मैं आज का दिन तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि 9 बजे जब कॉल आई तो मैंने कहा चलो अच्छा है, 9 बज गए, आखिरी बंदा मैं हूँ, एक अच्छा इंप्रेशन डाल दूंगा तो सबसे लास्ट इंप्रेशन मेरा होगा। जब मैं चल के जा रहा हूँ तो दो दो लोग साथ और चल के जा रहे हैं। मैंने लो भाई, ये तो आपके पास मल्टीपल इंटरव्यू ही वाला सीन है। यानी कि अब इन दोनों से बेहतर ज्यादा परफॉर्म करना होगा। सही, जैसे इंटरव्यू हुए, टू माय सरप्राइज सामने कोई 10 लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए। सही, 10 लोग और 3 इंटरव्यू हुई। सही, बहुत नाइंसाफी। फिर क्या हुआ कि जब वहां बैठे, अच्छा, तो ऐसा था कि बराबर में एक बंदा बैठा है और वो काफी सीनियर पोजीशन वाला है, इसकी आवाज में थोड़ी रोक दबदबे वाली जी हाँ। और मेरे बराबर में यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, वो बेचारा नहीं, छोटे बेचारे बिजनेस ग्रेजुएट होते, अभी पास हो गया है तेरे वाला। और मैं बीच में दोनों का मिक्स, ठीक है। तो अच्छा, मैं बीच में बैठा हूं ना, तो यूजुअली यही होता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन आपको पता है कि किस्मत खराब है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। लेकिन हुआ अगेंस्ट माय एक्सपेक्टेशन के, यहीं से स्टार्ट हुआ। अब इसने इंटरव्यू देना शुरू किया ना, तो यार बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है कि यस आई यूज्ड टू वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और करके बात कर रहा है। मैंने बोला वाह यार, ये तो अमिताभ बच्चन है, ये तो जीत जाएगा ये। खैर, तो जब मैंने बहुत क्रिटिकली और बहुत एक्टिवली सुनना शुरू किया ना, तो मुझे कुछ लूप होल्स नजर आए। तो मुझे लगा कि यार अगर ये इंटरव्यूअर स्मार्ट होंगे ना, तो वो क्या कहता है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को बैश किए जा रहा था, वो बताना ही चाह रहा था कि मैं अबव द ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मेरी गलती हुआ ही नहीं करती, और मैं डिनाइल में था ना। वहां उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया और उसने बोला कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और तुम कह रहे हो कि नहीं इनकी गलतियां तुम्हारी नहीं है, तो उसका वहां पे थोड़ा सा ये खराब हुआ इंप्रेशन। तो दे लेट हिम गो, उसने जाने दिया ना उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स टू अगेंस्ट, मतलब मैंने ना, तो अब ये हुआ कि मुझे लगा मेरी बारी आएगी, तो अगेंस्ट माई एक्सपेक्टेशन उसकी बारी आ गई। अब वो बच्चा था बेचारा, वो फ्रेश ग्रेजुएट था, उसकी पहले वैसी हालत खराब थी जैसे मेरी 2 साल हालत खराब होगी, उसकी शायद मुझसे हालत खराब होगी। सही है, तो वो बेचारा जो ना, वो काफी ब्लंडर कर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, टूटी फूटी इंग्लिश वगैरह करके। तो उसको भी रवाना कर दिया। अब मैं था और आगे तकरीबन कोई 10 लोग थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अब इत्तेफाक ये था मैं गया था आरएमसी के लिए, और मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था पूरा सीए का। आरएमसी ए लेवल का स्कूल्स है, उनके पास एक प्रोडक्ट था टीएमयूसी। उन्होंने जब मेरी सीवी देखी, उसमें उन्होंने सीए से एक्सपीरियंस देखा, वो तो पागल हो गए। उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया, मैंने जवाब देना शुरू किया। मैं तो जैसे तुम लोगों को काउंसिल करता हूँ, मैंने वहां पर उनको काउंसिल करना शुरू कर दिया। दे वर लाइक बेहतरीन। अच्छा, बैठे थे 10, उसने वहां पे बात की। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि तकरीबन कोई 7-8 और खवातीन आ गई। तो बोले ये ना टीएमयूसी वाले, अब 17 लोग 18 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था बिल्कुल एक ना ऑडियंस बैठी हुई है, और मैं जैसे तुम सारे बैठे हो ना, वैसे लग रहा था कि ये सारे लोग बैठे इंटरव्यू और मैं इंटरव्यू में। वो वहां से सवाल पूछ रहा है, वो वहां से सवाल पूछ रहा है, यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, पूछे जा रहे पूछे जा रहे, मैं जवाब देता गया। सही है। मुझे जब मैं इंटरव्यू से निकला ना, आई फेल्ट रियली गुड कि यार कुछ अचीव किया, लेकिन एक हालत खराब हो गई। क्या? आई वेंट फॉर आरएमसी। सही, एंड दे इंटरव्यूड मी फॉर टीएमयूसी, और मुझे टीएमयूसी में नहीं जाना था। दो, वो अच्छा पे करते हैं। सही है, दो, वहां पे आपके पास वर्किंग कंडीशंस बहुत बेहतर है। बट मसला ये था कि उनके सीए के प्रोडक्ट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो जब मैं जिस भी बिलीव नहीं करता, तो फिर वहां पे काम कैसे करता? आपको पता है वहां की फीस मेरे ख्याल से पीआरसी की तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए। 130, हाँ, 135। 135। सही है। तो और फिर जो बाकी बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं उसमें कुछ शामिल होते हैं अलग से, ट्रिप्स होते हैं। तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर मैंने कहा, और फिर वही वाली बात है कि इतनी पढ़ाई होती नहीं है, फिर दूर बहुत है, बच्चे कैसे आएंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता। तो आई डिसाइडेड, तो यही हुआ कि जब उनकी इंटरव्यू कॉल आई, और इंटरव्यू कॉल में जो बंदा था, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उस बंदे को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब मैं वहां पे गया, और मेरे माइंड में था कि मैं सिर्फ मना कर आ जाऊंगा, तो जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने जब मुझे देखा, वो हैरान हो गए कि यार ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैं कहा हाँ जवान, क्या कर रहे हो ये वो। तो मैंने बता आपके साथ
आपके साथ मैं चाय पीने आया हूँ तो सुकून में आ गया। बोला नहीं जॉब नहीं करनी। मैंने बोला सर वो तो बस ऐसे ही अप्लाई किया था, मेरे जो ना रिलेटिव ने कह दिया था कि भाई यहाँ पे जॉब ओपनिंग आई है तो मैं तो सिर्फ अप्लाई करने के लिए आया था। बोलता अच्छा अच्छा चलो ठीक है, खुश हो गया ना कि ऐसा ना ये आके फिर मुझे हटा दे। तो ये ना बेसिकली वो एक्सपीरियंस था कि जिसमें सिलेक्शन इंटरव्यू में मल्टीपल इंटरव्यूअर्स थे और मल्टीपल इंटरव्यूईज थे। मतलब बेइज्जती होगी तो पूरी समाज के सामने होगी, एक दो बंदे के सामने नहीं होगी। सही है। फिर बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक। सही है कि पता चला हो कि माशाल्लाह ये तो कोई कातिल आदमी है, इसने तो चलते फिरते कत्ल वतल किए हैं, या फिर जो है थोड़ा बहुत जो है पाउडर वगैरह भी बेचता है। सही है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। हाँ तो पता चले कि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहा है बच्चों को ही कस्टमर बना दे। बात तो वही है। हाँ चलो, नहीं मैंने तुम लोगों को पाउडर बेचा नहीं, सोच रहा हूँ लेकिन अभी बेचा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर फिजिकल एग्जाम्स होते हैं और मेडिकल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल जॉब में तो नहीं होते, ये वगैरह भाई CSS और ये जो आपके पास आर्म फोर्सेस वगैरह में हो रहे होते हैं। फिर डिसीजन टू हायर होता है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास होता है कि मल्टीपल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसमें से आप क्या करते हो कि वो एन पिन सेफ्टी पिन करते हो, तो उससे आपको पता चल जाता है। मतलब आप क्या करते हो कि एक दफा फिर इंटरव्यू कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सबके स्ट्रेंथ्स और बेनिफिट वो वीकनेसेस को वे करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और फिर उसके बाद उनको ऑफर लेटर दे दोगे। सही, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड। तो हम लोगों ने आज पढ़ा जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा हायरिंग प्रोसेस जिसमें हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, और हमने पढ़ा सिलेक्शन। बात समझ आ गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड सिलेक्शन, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप उसको स्टेप वाइज समझिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी कि आपने जो बंदा हायर किया है वो आपके लिए रेलेवेंट है, वो आपके लिए सुटेबल है, तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज बेहतर हो जाएगा। तो नंबर 1 क्या है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज विल इंप्रूव। सही है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय क्वालिटी हाई हो जाएगी तो वहां पे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट। सही है। और जब परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी तो आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। देखो दो किस्म के एडवांटेज होते हैं, एक होता है कंपैटिटिव एडवांटेज, होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज में होता है कि लेट्स सपोज अगर आप लोग दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करो तो इसके कुछ 10 पॉइंट्स हैं, इसके कुछ 10 पॉइंट्स हैं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगी कि जिसके 10 में से ज्यादा पॉइंट्स बेहतर हो। सही, जैसे 6 के बेहतर है, 4 1 के बेहतर हो, तो 6 वाले के पास क्या होगा, कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। तो हर एक चीज अगर आपके एडवांटेज को बढ़ा रही है तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है कि जब आपके सारे एडवांटेजेस आपके फेवर में है तो आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। ठीक है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ जाता है, तो पहली बात कि आपके पास अच्छी सिलेक्शन से क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी, और फिर दूसरा ये जगह कि हाई क्वालिटी एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करना शुरू हो जाएगी। तो ये 4 बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ट्रेनिंग क्या होती है कि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है लर्निंग का, जिसमें आप कोई नई चीज, कोई नया आइडिया, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो, दैट्स ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है कि वो न्यूली अक्वायर्ड नॉलेज को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते, एक्सपीरियंस कर रहे होते, दैट्स ट्रेनिंग, दैट्स डेवलपमेंट। सही है। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स आर टॉट समथिंग स्पेसिफिक। इंडिविजुअल्स को कोई स्पेसिफिक चीज सिखाई जा रही होती है। सही है। A training program should have a particular objective to teach the individual some theoretical or practical knowledge. सही है। तो उनको सिखाया दिखा, टू टीच, उनको पढ़ाया जा रहा होता है कोई थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। अब थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है इकोनॉमिक्स। सही है। इकोनॉमिक्स अगर तुम देखो तो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसके उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, आप अपने माइंड में रख रहे होते हो कोई भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त। सही है। ये जो तुम डिमांड सप्लाई, ये जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तुम पढ़ रहे होते हो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे होते हो, या ये जो आपके पास मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट आ रही होती है, कंपटीशन आ रहा होता है। सही है। ये सारी चीजें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट थोड़ी होती है, लेकिन आप इसको अपने बैक ऑफ योर माइंड रखते हो ताकि आप डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली कर सको। तो ये क्या है? थ्योरेटिकल चीज है। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपके पास ऑडिट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो यही चीज जब आप पढ़ोगे तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें आप पढ़ रहे हो टू गिव द इंडिविजुअल अ न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स रिलेटेड टू देयर वर्क, ताकि इंडिविजुअल को नई स्किल और वो नई नॉलेज मिल जाए ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंप्लीमेंट कर सके। उसने भी इंप्लीमेंट किया नहीं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस।
सही है, एंड डूइंग वर्क दैट ऑगमेंट्स एन एम्प्लॉइज स्किल सेट। ऑगमेंट्स का मतलब क्या होता है, एनहांसेस। ये क्या करता है, उनकी स्किल सेट्स को एनहांस कर रहा होता है, इंप्रूव कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। सही है, एंड प्रिपेयर्स हिम हर फॉर ग्रोथ, और फिर इसके ग्रोथ की तरफ बंदा जा सकता है। इंडिविजुअल लर्न्स एज दे डेवलप बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट वर्क एंड गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। सही है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही बात लिखी हुई है। डन, आगे बढ़ जाए। बेनिफिट्स क्या है, देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को थोड़ी होंगे, एम्प्लॉयर को भी तो होंगे। सही है, तो बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर और बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय। तो लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये कुछ फायदे होंगे। नंबर वन के जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इनके एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी। सही है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कॉस्ट एफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगा। सही है भाई, जब एम्प्लॉय आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में वो ज्यादा काम कर रहे होंगे, तो आप अगर उसको पर डे रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो ज्यादा जस्टिफाइड होगी। कि अगर एक बंदा एक दिन में 10 काम कर रहा होता था, आप उसको 100 रुपए दे रहे होते थे या 150 रुपए दे रहे होते थे, तो मतलब एक काम के 15 रुपए दे रहे थे। अब वो 15 काम कर रहा है तो एक काम के आप उसको 10 रुपए दे रहे हो, तो आपकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई ना। सही है, लेस वेस्ट। जब एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपने काम में ऐसे एफिशिएंट हो जाता है कि वो वेस्ट कम कर रहा होता है, चीजों को बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूज कर लेता है या बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ आप रिसोर्सेज नहीं देखो, यहाँ पे आप टाइम को भी अकाउंट फॉर करो कि वो टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा होता, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। सही है, इसके अलावा जो है वो चीजों को प्लान कर रहे होते हैं, टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन का ख्याल कर रहे होते हैं, चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं, फीडबैक ले रहे होते हैं, तो इससे आपका वेस्टेज कम हो जाता है। सही है, बेटर परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉयज इन देयर जॉब, देयरफॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो फर्स्ट आते हैं अपने स्कूल वगैरह में, फर्स्ट आते रहे? एक, दो, तीन। सही, तुम लोग के साथ ही बड़ा होता होगा कि लेट सपोज तुम एक भाई होगा, यकीन करो, वो कह रहे तो होगा। सही है, ये जलते हैं, जलता है साला मजनू। सही है, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हुआ होगा ऐसा। सर वो रेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सही है ना, आया फर्स्ट तो आया ना कहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि लेट सपोज अगर आप एक क्लास में फर्स्ट आपकी परसेंटेज थी लेट से 96%। सही है, और अगली क्लास में जब आप फर्स्ट आपकी परसेंटेज थी 92%, तो स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट आपने हाई किया, तो अब्बा बोलेंगे कि ये तो तुमने बड़ा डिसअपॉइंट किया। बोलेंगे अब्बा फर्स्ट टाइम 92%, 4% क्यों कम हो गए? इसका मतलब है कि तुम गलत दोस्तों में उठ बैठ रहे हो। अभी 92 है, बाद में 2% हो जाएगी, 92 से 2, तो ठीक है। और जो बराबर में आपका जो भाई बहन फेल हुआ होगा पिछली क्लास में, अभी वो अल्लाह लगा के प्रमोट हुआ होगा, देखा इसने कितना इंप्रूव किया है, इसने इंप्रूव कहाँ किया है, टीचर खुद तंग हो गए, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये क्या स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट होती है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनसे फिर ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, तो वो परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाते चले जाते हैं। सही है, लेस नीड फॉर क्लोज सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय द मैनेजर। देखो अगर एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय नहीं होगा ना, आई हैव सीन दैट ना, मैं अगर लेट्स सपोज कर्टेसी में अपने किसी एम्प्लॉय को बोल देता हूं ना कि यार अगर तुम्हें ऑन जॉब कोई मसला हो रहा है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, तो वो चीज ना बहुत बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, हाँ अच्छा बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि लेट सपोज अगर मैं बता रहा हूँ कि उसको मैंने कह दिया कि आप जो है ना वो क्या करो कि जो भी सवाल पूछना है पूछ लेना, जो भी काम हो करवा लेना, ठीक है। अब क्या वो नॉक करेगा, बोलेगा सर ये काम, फिर तो नॉक करेगा ये काम बंदे इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि अगर तेरा सारा काम मुझे ही करना है तो तेरी सैलरी भी मुझे दे दे। सही है, लेकिन अगर मैं उसको ट्रेन और डेवलप कर दूं कि मैंने बैठो एक दिन, उसको सारा काम समझा दिया, सब सिखा दिया, सही है, उसको बता दिया कि ये सारी चीजें आपने क्या करना है, यूट्यूब पे देख लेनी है, इसके अलावा उसको 2-3 कोर्सेज करवा दिए, जब सारी चीजें हो जाएगी ना तो हाँ वो पूछेगा, लेकिन अब वो 10 में से एक दफा पूछेगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम 10 में से एक दफा ही आएगी, उसको प्रॉब्लम शायद 10 में से 3 दफा आ रही हो, लेकिन 7 दफा उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पहली बात। और जो 2 दफा प्रॉब्लम है ना वो खुद से ट्रबल शूट कर लेगा, क्योंकि जब बंदा ट्रेन हो जाता है ना उसको एवेन्यूज पता चल जाते हैं कि मुझे कहाँ जाके कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो क्या करता है सेल्फ लर्निंग की तरफ चले जाता है, और कहीं बिल्कुल स्टक हो जाता है ना फिर वो जाके आपकी सुपरविजन चाहता है, अदरवाइज को सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अक्सर एम्प्लॉयज को कहते सुनते होंगे कि यार ये प्रॉब्लम आई थी, ये मैंने खुद से रिजॉल्व कर ली, फिर बॉस के पास लेके गया तो उसने अप्रिशिएट किया कि तुम तो बड़ा यूनिक किस्म का सोल्यूशन लेकर आए हो। ये कौन होते हैं? ट्रेन्ड और डेवलप्ड एम्प्लॉयज होते हैं। सही है, फिर लिखा है एन एबिलिटी टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली विद बिजनेस राइवल्स। तो जाहिर मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस राइवल्स सोच रहे होते कि काश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके परफॉर्म करना शुरू हो जाए। सही है, प्रोवाइड अच्छा आप जब उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो तो इसमें वही वाला चैप्टर नंबर 6
चैप्टर नंबर 7 और अब चैप्टर नंबर 8 में पॉइंट आ गया, एम्प्लॉय जो है ना उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है। जैसे अगर आप एथिकल एक्टिविटीज वो करते हो, परफॉर्म करते हो, तो चैप्टर नंबर 6 के मुताबिक आपका एम्प्लॉय ज्यादा कनेक्ट कर रहा होता है कि उसको लगता है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके साथ काम करने में भलाई और अच्छाई है, सही है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रांड्स में डील करती है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, आप बोलोगे कि यार इसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से ग्रो कर रही है तो मेरी ग्रोथ में भी ऐड करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। और तीसरा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रही है, चैप्टर नंबर 8, तो उसमें फायदा ये हो जाएगा कि एम्प्लॉय को ये रहेगा कि यार मुझे यहाँ पे इस चीज का मसला नहीं होगा कि मेरी ग्रोथ कभी रुक जाएगी। मुझे कभी भी अगर ऐसा फील होगा कि मैं रिडेंडेंट फील कर रहा हूं तो ये मुझे कोई ट्रेन और डेवलप कर देंगे किसी चीज में और मैं ग्रो करना शुरू हो जाऊंगा, तो वो एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा होता है। फायदा किसका हुआ? एम्प्लॉयर का, सही है। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स क्या है कि उसकी लर्निंग बढ़ जाती है तो उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिकली अगर वो कहीं सीवी देगा तो उस सीवी के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्सेस ज्यादा बेहतर आ रहे होंगे, सही है। करियर डेवलपमेंट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही हो, जॉब के अंदर आपके रिलेशंस भी अच्छे हो और साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा हो, आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा हो जिसमें आप पॉजिटिवली काम कर सकते हो, कंफर्टेबली काम कर सकते हो। इसका मतलब है कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। अक्सर लोगों को सैलरी अच्छी मिल रही होती है, बाकी सब चीज अच्छी नहीं मिलती है तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करते हैं कि आपके लेवल ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज को बेहतर कर देते हैं, तो आप प्रमोशन और इंक्रीमेंट की तरफ जा सकते हो जल्द से जल्द, सही है। तो ये कुछ बेनिफिट्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे, सही है। अब जब आप ट्रेन कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो टूल्स होंगे ट्रेनिंग के और कोई ना कोई टूल्स होंगे डेवलपमेंट के। तो टूल्स ऑफ ट्रेनिंग, देखो 4 टूल्स हैं, देख लो पहले इनके नाम। फॉर्मल ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, इंडक्शन, सही है। देखो फॉर्मल का मतलब फिर से वही वाली बात है कि रिटर्न और ऑफिशियल। देखो तुम जब यहाँ पे पीआरसी पढ़ने आए हो ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें इन रिटर्न मिली होंगी, सही है। और फिर तुम पे ऑफिशियल हो गया कि भाई लेट्स सपोज आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक नहीं पढ़ा तो आपका कोर्स जो है ना एक्सपायर कर जाएगा, सही है। यहाँ पे चलो फिर भी चीजें कम आपको आपके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। अगर बंदा कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो वहां पे इसका सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन इतना है, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका लैप्स कर जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें आप पे ऑफिशियल कर दी जाती है कि जैसे आपने अटेंडेंस इंश्योर करनी है, सही, आपने इस टाइम पर आना है, इस टाइम पे जाना है, ये आपका यूनिफॉर्म होगा, ये आपका कंडक्ट होगा, सही है। तो ये सारी चीजें लिख दी जाती है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं फॉर्मल ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज किए होंगे, 2 महीने वाले कोर्स, साल भर वाले कोर्स, तो उसमें जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है भाई आपकी लेट्स सपोज मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास हुआ करेगी इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक, तो आपने ऑफिशियली फॉर्मली उस टाइम पे जाके क्लासेस लेनी है। आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका जब लेवल 1 कंप्लीट होगा तो उसमें आपका एक टेस्ट होगा, अगर उस टेस्ट में अगर आपकी परसेंटेज 80 से कम है तो फिर क्या है कि आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते, और टेस्ट देने का भी प्रीरिक्विजिट होगा अगर आपकी अटेंडेंस 80 से कम है तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फॉर्मल ट्रेनिंग का पार्ट है। मतलब ऐसे तो नहीं होगा एक बंदा उठकर आ रहा है, एक क्लास लेने आ रहा है, बाकी सारी क्लासेस नहीं लेने आ रहा, सही है, या वो क्लास के बाद आ जाता है, क्लास से पहले आ जाता है, फिर वो पता नहीं क्यों आ रहा है, ये भी कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन ये कि फॉर्मल ट्रेनिंग के पार्ट में आपने हर चीज फॉर्मली फॉलो करनी होगी, सही है। 2 के तरीके से हो सकती है, एक होती है इन हाउस और एक एक्सटर्नल। देखो मेरे वाले साहब जिस कंपनी में काम किया करते थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को कहा आपने इंग्लिश का कोर्स करना है। तो 2 ऑप्शंस दिए कि बर्लिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोला बर्लिट्स में या तो आप वहां जाके कोर्स कर लो या इन हाउस कोर्स कर लो। तो इनिशियली दे फेल्ट लाइक यार ऑफिस से निकल के जाएं कोर्स करें तो वो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम जाके एक्सटर्नल वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, सही है। तो उन सबको लेवल 3 से डाल दिया गया। तो लेवल 3 में क्या हुआ कि जब वहां गए और वहां पे कोर्स करना शुरू किया तो कोई बंदा छुट्टियां करना शुरू हो गया, कोई बंदा टाइम पे नहीं पहुंच रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डर्स ने वहां पे रिपोर्ट किया कि भाई ये लोग तो आ नहीं रहे। फिर पूछा गया कि भाई आपका कोर्स है, आप अगर पास नहीं करोगे तो आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट्स वगैरह रुक जाएंगे, और शायद कुछ केसेस में तो अभी हम लोग जो है वो फायरिंग वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं, टर्मिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोग बताएंगे कि यार असल में वही होता है कि हम ऑफिस से निकलते हैं तो जब रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है तो आधे से ज्यादा क्लास मिस हो जाती है, सही है, या ऑफिस में काम इतना होता है हम टाइमली निकल नहीं पा रहे होते, या हम खुद इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम जाने का सोचते भी नहीं है, कि अगर लेट्स सपोज अगर मैं क्लास लेने चले भी जाऊं तो ऑफिस के 8-9 घंटे, उसके बाद 2-2.5 घंटे की क्लास, तो फिर मैं घर तक पहुंचता तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता, अगले दिन आने की हिम्मत नहीं होती।
तो सोल्यूशन क्या हुआ, बोला कि काम करो ना, फिर इंटरनल कोर्स कर लो। उसमें ये होगा कि जो आपका लंच ब्रेक होगा आपने वो कॉम्प्रोमाइज करना है, सही है। उसमें ये होगा कि जो आपका वो होता है कॉन्फ्रेंस रूम होती है, उसमें ट्रेनर आ जाएगा पंडित्स का, आपको क्लास देके वो चले जाएगा। तो ये है इन हाउस। तो उसमें यह कि आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि ट्रेनर आपके पास आके आपको ट्रेन कर देगा। इन ईदर केस ये फॉर्मल ट्रेन, इसका ड्यूरेशन होगा, इसकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, इसकी अटेंडेंस होगी, इसकी प्रोग्रेस होगी। बात समझ आ गई? इसी के कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, अब तो आपको पता है कि आपके पास जो ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स का दौर चल रहा है, सही है। इसमें ये होता है कि अभी जो सीए के स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, पता नहीं उन्होंने कंटिन्यू किया नहीं किया। उसमें यह था कि आप लोगों को ना पहले ही होता था कि स्कैफ के स्टूडेंट्स को 2 कॉर्सेरा के फ्री कोर्सेज मिल जाते थे। कॉर्सेरा के फ्री कोर्सेज मिल जाते थे, वो आपसे आपकी सीए से रिलेट करने चाहिए। अब वो चाहे एमएस ऑफिस का हो, चाहे वो डाटा एनालिटिक्स का हो, या वो कोई भी और रेलेवेंट कोर्स हो सकता है। तो आप क्या करते थे कि अपने जो सीआरएन नंबर से उस पर एनरोल करते थे, तो आपको एक कोर्स मिल जाता था, दूसरे कोर्स में एनरोल करते थे वो मिल जाता था, तीसरा वाला फिर वो पेड होता था। तो आपको कोर्स दे दिया, आप वो कर लो। अगर आईकैप कह दे कि भाई मैंडेटरी है कि कैप के स्टूडेंट ने ये 2 कोर्स करके आने ही है, और उसमें ये भी मैंडेटरी कर दे कि भाई इसमें आपने क्या करना है कि आपने फला परसेंटेज आपने सिक्योर करनी है, कि वैसे तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इट्स मिनिमम 60%, लेकिन आईकैप कैप लेवल के लिए इट शुड बी 80%। तो आप ये जो भी चीजें कर रहे होगे, तो ये तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग का पार्ट होगा, लेकिन जो कोर्स होगा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगा, क्योंकि ये सेल्फ पेस्ड होता है कि आपकी मर्जी है कि आप जिस दिन फ्री बैठे हो उस दिन पूरा कोर्स कर लो, सही है, या आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट कर दोगे, हर दिन मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, सही, वॉट एवर यू लाइक, सही है। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। फॉर्मल ट्रेनिंग से कैसे लगे, उसमें आपने आपने उस पेस पे चलना है जो आपको कोर्स में बताई गई है। इसमें आपकी खुद की पेस होगी, तो दिस इज नॉट अ फॉर्मल ट्रेनिंग, इट्स इनफॉर्मल ट्रेनिंग, सही है। ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, अब यहां ना तुम लोग चाहो तो ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस लिखा हुआ है ना, तो इसके बराबर में लिख दो डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस के भी आगे लिख दो, और इंडक्शन के भी आगे लिख दो। देख लिया, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, इंडक्शन, ये वो ट्रेनिंग्स हैं, इंडक्शन और ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, जो कि डेवलपमेंट के साइड बाय साइड चल रहे हैं। ये वो ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि 2016 में मैंने जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, वो थी ट्रेड की। तो जब मैं गया ना पहला दिन वहां पे, तो ये था कि जो मेरा सुपरवाइजर था वो अपना काम कर रहा था, उसने बोला भाई आप बराबर में आके बैठ जाओ और मुझे शेडो करो। तो मुझे तो शेडो का मतलब भी नहीं पता था उस वक्त, मुझे तो पता था शेडो का मतलब, लेकिन यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, तो सबसे पहले मैंने गूगल किया। तो वर्क शेडो का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई ट्रेन नहीं कर रहा हो और आप क्या कर रहे हो, जो भी वो काम कर रहा हो आप उसको सिर्फ देखते रहो पूरा दिन, सही है। तो उससे आप जो भी सीखोगे ना, लर्निंग करोगे, दिस इज शेडोइंग, सही है। तो उसमें बोले शेडो कर रहे हो, तो मैंने देखा कि वो अक्सर जो ईमेल कर रहा था उसमें कुछ सेट ऑफ पीपल को सीसी में रख रहा था, सही है। कार्बन कॉपी उनको जा रही थी, तो मुझे पता चल गया कि हायरार्की में ये चीज मैंडेटरी होगी कि भाई इन लोगों को आपने लूप में रखना है। अगर इनको लूप में नहीं रखा और उस ईमेल में कभी कोई मसला हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन उस ईमेल को वो कर देगी, डिसमिन वो कर देगी, डिसमिस कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, सही है। तो ये एक चीज मैंने सीखी। दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए उस वक्त तो व्हाट्सएप इतना डेवलप्ड नहीं था, दो था लेकिन इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप यूज करते थे सही कम्युनिकेशन के लिए। स्काइप बहुत यूज करते थे, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि वहां पे जितने भी क्लाइंट्स थे इंटरनेशनल, उनसे हम बात करने के लिए स्काइप बहुत यूज करते थे, चैट करने के लिए, फोन करने के लिए नहीं। चलो स्काइप तो हमने ये सुना था उस वक्त पे फोन करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो चैट करने के लिए यूज करते थे। फिर हमारी बहुत बड़ी मार्केट थी चाइना की, सही। तो चाइना में आपको पता है कि कोई भी जो ना अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं चलता है वहां पे, गूगल नहीं चलता है, सही है, वहां पे व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चलता है। तो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था क्यू क्यू, सही है। क्यू क्यू व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट था, और उनके पास था एक वी चैट, सही है। अच्छा, वी चैट पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत चला था, लेकिन वो इतना नहीं चला, क्योंकि आपको पता है वी चैट, मुझे अभी नहीं पता क्या है उसका, लेकिन वी चैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही है, फिर इसके अलावा जो है व्हाट्सएप और स्काइप, तो मल्टीपल सोशल मॉडल, लिंक्डइन,
तो मल्टीपल सोशल मीडिया का जो है ना वो कॉम्बिनेशन था, उसमें आप हर चीज सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पे कर सकते थे। तो हम जो है ना ये प्लेटफॉर्म यूज किया करते थे। तो ये अगेन शेडोइंग से पता चला। फिर जब डे एंड हुआ ना, उसने मुझे बोला कि अच्छा तुमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मैंने उसको बताया, तो उसने मुझे उसके रीजंस बता दिए, तो मेरी जो है वहां पे ट्रेनिंग हो गई। तो पहले क्या होता ट्रेनिंग में क्या कर रहा था, मैं सिर्फ देख के सीख रहा था, सही है, मैं ऑब्जर्वेशन से सीख रहा था, उसके बाद उसने मुझे बता दिया, सही है। तो यहाँ पे मेरी डेवलपमेंट भी हो गई। तो ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, एक ये होता है ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस में, कि जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को पहले दिन में बोलते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें सारे डिपार्टमेंट्स का चक्कर लगाता हूँ, फिर वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, वहां के लोगों से मिलवाएंगे, बताएंगे यहाँ पे क्या काम होता है, एचआर में, फाइनेंस में, पता जगह पे। फिर आपको आपके डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, वहां पे आपको बोलेंगे कि भाई ये सारे लोग हैं, ये आपकी हायरार्की है, ये जो बता रहे हैं। फिर चलते चलते जब जाहिर से बीच में जाओ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का जो गैप आता है, तो वहां थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे, पर्पस बता देंगे, विजन मिशन बता देंगे। तो ये सिर्फ बताया जा रहा है। दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस। इंडक्शन भी इज सेम, कि यहाँ पे ये होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग हो रही होती है, जैसे कि आपकी आर्टिकलशिप हो गई, सही है, एमटीओ प्रोग्राम हो गया, हाउस जॉब हो गई, ये सारी किसमें आ जाएगी, इंडक्शन के अंदर आ जाएगी। देन बात समझ आ गई। Yes, sir. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जॉब के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो, एक ऑन द जॉब होगी, एक ऑफ द जॉब होगी। जैसे वो जो एक्सटर्नल जो ट्रेनिंग थी वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग थी, यहाँ पे आपको लिटरली काम करते हुए सीखना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब काम करते हुए आप क्या करोगे, ट्रेनिंग हासिल करोगे। और जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वहां पे आप काम छोड़ के ट्रेनिंग हासिल करोगे। जैसे ओरिएंटेशन ने बताया कि आपके वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और आप जाके क्या कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ सीख रहे हो, तो दैट्स ओरिएंटेशन फॉर यू। कोचिंग और मेंटोरिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। कोचिंग में ये होता है जिसमें आपको बंदा थॉरोली एक्टिवली क्या कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। मेंटोरिंग में आपको क्या करता है, सिर्फ सुपरवाइज कर देता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता है बिट्स एंड पीसेस में, टाइम एंड अगेन। देखो लेट्स सपोज में ये हुआ कि एक बंदा जो है ना वो एक जॉब पे आया, तो उसको मिलवाया, एक बंदे से बोला भाई ये वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है और आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो ये 30 दिन यहाँ पे है, नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, तो ये इसका भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको 30 दिन ट्रेन करेगा। तो वो क्या है, कोचिंग। लेट सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको पता चला कि जो बंदा जिस बंदे को आपने रिप्लेस किया वो छोड़ के चले गया, एब्रप्टली वो चले गया किसी भी रीजन की वजह से। अब आपको कोई कोच करने के लिए नहीं है, तो आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वो आपको कहेगा कि भाई जो बंदा मेरे अंडर काम करता है उसको मैंने सिखाया था, सही है, तो मैं बिजी होता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, टाइम एंड अगेन तुम्हें आके थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करूंगा, और अगर तुम्हें कुछ चीज पूछनी हो तो मुझसे आके पूछ लेना। तो यहाँ पे अगर लेट्स कोई बंदा बैठा हुआ काम कर रहा है, तो बॉस आके चक्कर लगा के देख लेता, हाँ भाई क्या काम करो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, चले आएगा। तो दिस इज मेंटोरिंग। तो मेंटोरिंग में पॉजेस होते हैं, गैप्स होते हैं, सही, बहुत डिटेल में नहीं होती है, और कोचिंग जो है बहुत डिटेल में होती है और कंटिन्यूअसली हो रही होती है, सही है। फिर आ रहे जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ये तो तुम लोगों ने देखे भी होंगे जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, कि इसमें ये होता है कि आपका आपके एसओपीस, आपके कंडक्ट्स, आपके प्रोसीजर्स, आपके एथिक्स, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। अगर आप उसको रीड आउट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें डूज में आती है, कौन कौन सी चीजें डोंट्स में आ रही होती हैं, सही है। अप्रेंटिसशिप, ये जो वर्ड है ना अप्रेंटिस, सही है, ये निकला है विजर्डरी से, कि जो विजर्ड्स होते थे वो जो नए लड़कों को सिखाया करते थे तो उनको अप्रेंटिस कहा करते थे, सही है। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द, सही है, स्टूडेंट, सही है। तो अप्रेंटिसशिप में तुम अगेन आर्टिकलशिप वगैरह ले सकते हो, सही है। ये वर्ड स्पेसिफिक टू दैट प्रोफेशन है, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वर्क शेडोइंग मैंने आपको बता दिया कि आप जो है जब आप अपने अपने जॉब को ऑब्जर्व भी कर रहे हो तो आप ऑन जॉब मौजूद हो, दैट इज योर ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपके पास ये सारी लिस्ट लगी हुई है, क्लासरूम लेक्चर्स एंड कोर्सेज, कि आपको क्या कह दिया जाएगा कि भाई आपको बताया जाएगा ये ऑडियो विजुअल रूम है, यहाँ पे सारे आपके पास जो ना वो लेक्चर्स रखे हुए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे जाके ये लेक्चर देख लेना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, हर चीज रिकॉर्डेड मौजूद है आपके पास, सही है। फिर ऑडियो विजुअल फिल्म एंड प्रेजेंटेशन आपके पास होती हैं, अक्सर सेमिनार में भेज दिया जाता है, कि अक्सर क्या होता है कि मैं अक्सर क्लास यहाँ पे कैंसिल इसलिए कर देता हूँ, पता चलता है कि भाई आईकैप का एक सेमिनार है, और सेमिनार में ना आपको ऐसी कुछ बातें पता चलेंगी कि जो कि आपको इंस्टीट्यूट में हेल्प करेगी। तो सर मुझसे बोलते भाई चले जाओ, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि क्लास छोड़ के मैं वहां जाके वो सेमिनार अटेंड कर रहा होता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। से सिमुलेशन सेंटर्स, सिमुलेट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को वर्चुअली परफॉर्म कर रहे हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रहे हो। हाँ मतलब आप जो आपके पास रियल सिनेरियो नहीं होगा उसी को क्या किया जाएगा, रीएनिमेट किया जाएगा, सही है। अब यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर की एग्जांपल ये होती है कि
जितने भी आपने देखा होगा कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, सही है, उनको क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस में डाल दिया जाता है। जैसे कि एक ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टेररिस्ट से डील कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कोई किडनैप कर लेता है किसी को, या किसी जगह को हॉस्टेज कर लेता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपने सिचुएशन को डिफ्यूज करना होता है। वहां पे आप उनको मार नहीं सकते क्योंकि वहां पे सिविलियंस वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर ऐसी जगहों, इनके पास सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे उनको बैंक में कन्वर्ट कर देते हैं या किसी बड़े इदारे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ पुलिस वाले जो है ना वहाँ पे टेररिस्ट बन जाते हैं, कुछ जो है ना वो बन जाते हैं जो टेररिस्ट से डील कर रहे होते हैं। तो वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनके पास गन्स भी होती हैं, उनके पास जो है वो गन्स को अगर आप वो लेजर करोगे तो उनके पास वो डिटेक्टर्स होते हैं कि शूट कर दिया और बंदा मर गया। सिविलियंस को अपने ड्रेस मिलता है, पुलिस वालों को अपना और टेररिस्ट को अपना मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको ट्रेन कर रही होती है रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। सिमुलेशन सेंटर में आपके पास ये भी होता है कि जो पायलट वगैरह बनना चाहते हैं या जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो पायलट जब बंदा बन रहा होता है तो जहाज उड़ाने का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो आपको ऐसे आर्टिफिशियल कॉकपिट में बिठा रहे होते हैं जो बिल्कुल आपको ऐसा फील करा रहा होगा कि आप जहाज चला रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली जहाज नहीं चला रहे होते। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको तो बहुत हार्श कंडीशंस को बर्दाश्त करना होता है, एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम प्रेशर। फिर प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है जहाँ पे आप क्या नाम है, कॉटन की तरह आप उड़ना शुरू हो जाते हो, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो ये सारे आपको ना ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन में डाला जाता है ताकि आपका माइंड ट्रेन हो जाए। गेम थ्योरी सेशन, ये क्या होता है, ऑफ द जॉब होता है। इसमें ये होता है कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आप गेम खेलते हो। गेम्स में क्या होता है, जितने लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में गेम खेला हो, एक तो आपका एक्चुअल मिशन होता है, आपने इस एंड से इस एंड पे पहुंचना है, या आपने जो ना ये चीज खत्म करनी है, ये आपका एक्चुअल मिशन है। एक्चुअल मिशन के साथ आप कुछ साइड मिशन भी कर रहे होते हो। एक तो जैसे ये होता है कि आपने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो कॉइन्स ट्रांसलेट करेंगे, आपने कोई वेपन बाय करना है, आपने कोई पावर अनलॉक करनी है। तो ये जो कॉइन्स होते हैं या जो आपके पास ये जो डायमंड्स होते हैं या जो ऐसे आपके पास जो ये होते हैं चिप्स वगैरह होती हैं, तो ये क्या करती हैं, आपकी गेम की पोजीशन को बेहतर कर देती है। तो गेम थ्योरी सेशन में ये होता है कि आपको कुछ टास्क वगैरह कराए जाते हैं, उस टास्क के कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो स्लैब मिलता है आपको कि इतने पॉइंट्स कलेक्ट करने पे आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, इतने पॉइंट्स कलेक्ट करने में आप मतलब उन पॉइंट्स को खुलवा सकते हो या आप अपने अकाउंट में डलवा दो। नेक्स्ट टाइम गेम सेशन होगा आप क्या करो, उसको प्लस कर लो और बाद में बेनिफिट्स ले लो। जैसे फूड पांडा वगैरह में होता है, आपको वो पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और आप उनको कन्वर्ट करा लेते हो इनटू कार्ड, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह कूपन वगैरह मिल जाता है। ठीक है। केस स्टडी सेशन, केस स्टडी सेशन में ये होता है कि आप किसी ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए हो जहां पे आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो कि उस केस को स्टडी करते हो। उस केस को स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे कि प्रेसिडेंट्स जाके ढूंढोगे कि ऐसा पहले कब कब कहां कहां हुआ है और उसका क्या क्या रिजल्ट रहा है। तो वहां पे आप क्या करते हो, उन प्रेसिडेंट्स को ढूंढ के आप क्या करते हो कि उनको परफॉर्म करते हो और आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। तो इससे क्या फायदा हो जाता है कि आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ये ऑफ द जॉब होती है, जॉब के साथ नहीं कर रहे होते हैं। तुम लोगों ने ये देखा होगा, लॉ में अक्सर ऐसा होता है, लॉ में अक्सर ऐसा होता है। मैं एक टीवी सीरीज देखा करता था, सूट्स, पता नहीं किसने देखी या नहीं देखी। तो उसमें क्या होता था कि लॉयर्स जो हुआ करते थे, तो उनमें कोई केस आ जाता था ऐसा कि जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता था, तो वहां पे उनकी जो लॉ फॉर्म होती थी उसमें क्या होता था, एक अलग से रूम होता था जो कि कोर्ट ऑफ लॉ जैसा होता था। वहां पे क्या होता था कि सारे जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी पार्टनर्स थे, जितने भी एसोसिएट्स थे, वो वहां जाते थे। पैरालीगल्स थे, वो वहां जाते थे और वहां पे कोई कोई ज्यूरी बन जाता था, कोई जज बन जाता था, कोई आपके ऑपोजिशन का लॉयर बन जाता था। और वहां पे क्या करते थे कि उस केस को स्टडी करने के बाद परफॉर्म करते थे। तो इससे आप जितनी बार वो परफॉर्म करते थे उतनी बार आपको पता चल जाता था कि क्या क्या इसका रिजल्ट आ सकता है, जाके आप उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। टीम बिल्डिंग, मीट्स एंड एक्टिविटीज, सही है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बॉस कहता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, तो एक काम करते हैं, एम्प्लॉय को मैसेज कर देता है कि भाई आज शाम को जो ना आप लोगों ने क्या करना है कि चाय मेरे साथ पीनी है और हम रिफ्रेशमेंट करेंगे और नॉर्मल बातें करेंगे, कोई काम वाम नहीं होगा, कोई काम की बात नहीं होगी, कोई काम वाम नहीं होगा। तो उसमें जब बंदा बैठता है थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, तो वो भी इसकी ट्रेनिंग का पार्ट बन जाता है। अब वो ऑफ द जॉब है, अलग से जॉब पे काम नहीं कर रहा है। और ऑनलाइन कोर्सेज, इसके लिए आप जॉब से हटके ही कोर्स कर रहे होते हो। मेरे ख्याल से आज काफी जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है,
तो आज की क्लास को यहाँ पे कॉल ऑफ करते हैं। अब हमारे पास जो है ये चैप्टर में डेवलपमेंट के टूल्स रह गए और उसके बाद के एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करें, और ये चैप्टर कंप्लीटेड। अब मेरे ख्याल से 20 मिनट का चैप्टर रह गया होगा, 30 मिनट का चैप्टर रह गया होगा, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चैप्टर रह जाएंगे। जहाँ बीच में गैप आया था 1 महीने का, कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा था, यहाँ पे 2 चैप्टर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए।